तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली G20 का एक समिट हुआ था दिल्ली में। जो भारत है वो पहली बार G20 का आयोजन कर रहा था। लेकिन इस जो आयोजन हुआ है उसमें बहुत सारे जो समझौते वो किए गए हैं कई देशों के द्वारा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझौता है वो है आईमैक यानी कि IMEC, यानी कि इसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर के नाम से एक जो कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा। जिसमें क्या होगा कि एक कॉरिडोर ऐसा होगा जो स्वेज नहर को पूरी तरह से तो नहीं करेगा, लेकिन पार्शली यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। क्योंकि देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले तो मुंबई कांडला है जो सी पोर्ट है वहाँ से शुरू होगा। पानी के ज़रिए सामान जो है पहले तो UAE जाएगा, और फिर UAE के ज़रिए रेलवे के रास्ते UAE से होता हुआ सऊदी अरब जाएगा। सऊदी अरब से ये फिर जॉर्डन एंटर करेगा, और जॉर्डन से जाएगा सीधा ये इजराइल के हाइफा पोर्ट में, और हाइफा पोर्ट से सामान उतरेगा और वहाँ से फिर जाएगा ये ग्रीस जाए, इटली जाए, या फिर वो जाए फ्रांस। उसके बाद ये पूरा जो यूरोप है उसकी एक मार्केट का एक्सेस हमें इस तरह से डायरेक्टली मिल जाएगा। तो देखिए, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये जो चीज़ें बताई गई है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताई गई थी कि जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें जो चाइना है वो कई सारे देशों को लोन बांट रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रेलवे, सी पोर्ट और जो एयर कनेक्टिविटी है उसको डेवलप करने के लिए, ताकि यहाँ पर जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके और लोगों को यहाँ पर जो देश है उनको यहाँ पर कर्ज के जाल में फंसा सके। जैसे कि चाइना को फंसा दिया अपने कर्ज के जाल में, श्रीलंका को फंसा दिया, और कई सारे अफ्रीका के जो देश हैं उनको फंसा दिया अपने कर्ज के जाल में। तो ये जो आईमैक जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट को एक काउंटर करने के लिए यहाँ पर अमेरिका ने, इंडिया ने, यूरोपियन यूनियन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने यहाँ पर इसको साइन किया है, ताकि यहाँ पर एक अल्टरनेट रूट बन जाए, ताकि हम एक चीज़ पर रिलाई ना कर पाए। तो ये यहाँ पर बहुत ही तगड़े रूप से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग भी की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहूँगा और वो चीज़ें बताऊँगा जो कोई दूसरा बता नहीं रहा है, यानी कि इसकी मैं आलोचनात्मक जो मूल्यांकन है वो करना चाहूँगा, जो इसमें कुछ आलोचना भी की जाएगी और ये बताया जाएगा कि क्यों ये जो जो प्रोजेक्ट है वो इतना ज़्यादा वायबल नहीं है इंडिया के लिए नहीं, बल्कि जो दूसरे देश हैं उनके लिए भी इतना ज़्यादा वायबल नहीं है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो कॉस्ट है उसके बारे में। तो देखिए, अभी तक जो प्रोजेक्ट तो अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी कॉस्ट अनाउंस की नहीं गई है। कितना पैसा कौन सा देश डालेगा ये भी कोई अनाउंस नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर इसकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट क्या होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, ये किसी को भी नहीं पता है। जो एग्जिस्टिंग रूट है इसकी जो वायबिलिटी है वो भी ज़्यादा बना देता है, क्योंकि जो स्वेज नहर वाला है उसमें तो बनाने की कोई दिक्कत है ही नहीं, बस वो नहर का मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। लेकिन इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी कुछ भी नहीं पता अभी। और फिर ये भी दिक्कत आएगी बाद में कि कौन सा देश यहाँ पर कितने रुपए डालेगा, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो रास्ता है यूरोप तक जाने का वो स्वेज नहर वाला है, उसमें सिर्फ एक ही देश की इन्वॉल्वमेंट है और वो है इजिप्ट की। अब देखिए, वो इजिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पैसा लेता है, उसका टोल प्लाजा और फिर क्या होता है, क्योंकि वो एक देश का मैटर है तो उसी में जो है ना सारी चीज़ें उससे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं कई सारे देश इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका हो रहा है, इटली हो रहा है, फ्रांस हो रहा है, पूरा पूरा यूरोपियन यूनियन हो रहा है, ग्रीस हो रहा है, इजराइल हो रहा है, जॉर्डन हो रहा है, सऊदी अरब हो रहा है और UAE भी हो रहा है, और भारत तो है ही। तो इस वजह से यहाँ पर कई सारे देश होने की वजह से जो फंड का जो एलोकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और अभी जो सामान जो हमारा यूरोप को जा रहा है वो स्वेज नहर की तरफ से जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्वेज नहर है एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट यहाँ पर जो रास्ता है वो बनाया जाता है। लेकिन इस नए प्रोजेक्ट से यहाँ पर सऊदी अरब, UAE, इजराइल, जॉर्डन के साथ तो भारत के संबंध जो है वो सुधर जाएंगे, लेकिन वहीं पर जो इजिप्ट है उसके साथ संबंध यहाँ पर थोड़े से बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भारत है वो इजिप्ट से दूर जा रहा है। तो कोई अगर देश दूर जाए तो वहाँ पर उससे जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो भारत के संबंध इजिप्ट के साथ है उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेंट यहाँ पर आ जाए। और अब आते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला है शिपिंग के जरिए और दूसरा है यहाँ पर रेलवे के जरिए। और जो शिपिंग का रास्ता है वो दो सेक्शन में डिवाइड है। पहले तो मुंबई से या कांडला से जो भी पोर्ट से जो सामान जाएगा वो सबसे पहले UAE में जाएगा। तो ये जो रास्ता है वो जो कवर किया जाएगा वो शिप के जरिए किया जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा मोड आ जाता है वो है रेलवे का। अब ये जो UAE और सऊदी अरब से जो सामान जाएगा इजराइल तक वो रेलवे की तरफ से जाएगा। और रेलवे जो है एक काफ़ी ज़्यादा एक चीपर तो नहीं कह सकते, जो पानी का जो रास्ता है उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, ये डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। अब फिर ये यहाँ पर हाईफा पे जाएगा और वहाँ से सामान को लोड किया जाएगा शिप पर। अब शिप के ज़रिए वापस से यहाँ पर पानी के ज़रिए यूरोप के में पहुँचा दिया जाएगा, चाहे वो ग्रीस हो, इटली हो या फिर फ्रांस हो। तो इस तरह से यहाँ पर दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जो शिप वाला जो रास्ता है
जो पानी के ज़रिए किया जाता है उससे ट्रांसपोर्ट करना जो रेलवे के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से अगर कॉस्ट लगाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो कम पैसा लगता है वो पानी के जहाज़ से ही लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो पानी का जो जहाज़ है वहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होती है। आप देखिए अगर यहाँ पर एक स्पीड से चलाया जाए और इंजन बंद भी कर देना तो बहुत दूर तक जाएगा पानी का जहाज़। लेकिन अगर यहाँ पर रेलवे के ज़रिए हो या ट्रक व्रक के ज़रिए हो तो जो रेलवे की जो पटरियाँ हैं, रोड है, वो फ्रिक्शन ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है, पावर जान लगानी पड़ती है रेलवे इंजन को, और यहाँ पर जो पैसा है वो भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो शिप का जो रास्ता है, जो शिप के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है सामान, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव पूरा भी हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर सुएज़ नहर का टोल टैक्स भी दे दें तो तब भी यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। भले से यहाँ पर समय ज़्यादा लगे लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। और हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखनी है वो चीज़ देखती हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि यहाँ पर महंगाई से पूरी दुनिया परेशान है। अगर यहाँ पर हम इस तरह से रास्ता अपनाएंगे तो ये जो चीज़ है और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, जो हमारे लिए कंपटीशन के लिए सही नहीं है और लोगों के लिए भी सही नहीं है। और कॉस्ट इफेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जिसको देखते हुए यहाँ पर जो पहले रोड के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए ट्रांसपोर्ट सामान किया जाता था वो अब पानी के ज़रिए किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे नेशनल वाटरवे कितने सारे बन गए हैं, क्योंकि सरकार यहाँ पर ये चीज़ देख रही है कि जो पानी के ज़रिए जो सफ़र किए जाते हैं वो रेलवे और जो हवाई जहाज़ है और रोड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है उससे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो ये जो पानी का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब मैं इसके 2 एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर कोई सा सामान चेन्नई से लेकर कोलकाता जाना है, रास्ता यहाँ पर रेलवे का भी है, रोड का भी है, लेकिन पानी का भी है। क्योंकि चेन्नई भी कोस्ट पे ये समंदर के किनारे है और जो कोलकाता है वो नदी के किनारे है, नदी का पोर्ट भी है वहाँ पर। पारादीप से अंदर चले जाओ, पानी के बड़े बड़े जहाज वहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ पैसा बचाने के लिए पानी का रास्ता अपना रही है। वो रेलवे के जरिए सामान नहीं लेके जा रही है, वो रोड के जरिए सामान नहीं लेके जा रही है, बल्कि यहाँ पर पानी के जरिए सामान लिया जा रहा है। और अब तो कोयला भी यहाँ पर पानी के जहाज से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा रेलवे के जरिए किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा बहुत शिफ्ट किया जा रहा है पानी के रास्ते में। और आपने अमेरिका देखा होगा, अमेरिका का नक्शा अगर आप देखोगे तो उसके ईस्ट की तरफ जो है वो अटलांटिक ओशियन है, जबकि जो वेस्ट की तरफ है वो है पैसिफिक ओशियन। और अमेरिका के जो दोनों कोस्ट है वो रेलवे लाइन के जरिए भी जुड़े हुए, लेकिन यहाँ पर जो दोनों कोस्ट से सामान जो जाता है वो रेलवे लाइन के जरिए कम, बल्कि नीचे होते हुए पनामा कैनाल से ज़्यादा जाता है। जबकि पनामा कैनाल को वहाँ पर टोल टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो पानी के ज़रिए यहाँ पर ईस्ट से या वेस्ट से जाए या वेस्ट से ईस्ट जाए तो तब भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। भले से यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन सस्ता पड़ता है। और अभी जो आईमैक प्रोजेक्ट के जरिए जो रेलवे लाइन बनाई जाएगी, वो पूरा जो रूट होगा वो हमें ये भी नहीं पता कि ये जो सुएज़ नहर वाला जो रूट है उससे कम होगा या ज़्यादा होगा, कुछ नहीं पता अभी, ना इसकी कॉस्ट के बारे में पता। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको अज्यूम भी कर लें कि ये सुएज़ नहर के रास्ते से कम होगा तो तब भी यहाँ पर जो रेलवे लाइन है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। क्योंकि सऊदी अरब में है, डेजर्ट है, डेजर्ट में तो चलिए ठीक है बन जाएगा, लेकिन वो पहाड़ भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो रास्ता होगा वो जॉर्डन और इजराइल के ज़रिए भी किया जाएगा, जो रास्ते में पड़ेगी जॉर्डन रिवर। अब जो जॉर्डन रिवर है वो समुद्र के जो सतह है उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे है, तो यहाँ पर स्टीप ग्रेडियंट बनाने पड़ेंगे। यानी कि पहले सऊदी अरब से ऐसे जाएगी जॉर्डन वैली की तरफ, जॉर्डन में जाते हुए फिर यहाँ पर फिर ऊंची उठेगी, इजराइल में जाएगी, इस तरह से। तो यहाँ पर जो बनाने का जो तरीका है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। और यहाँ पर फ्यूल भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई सी ट्रेन अगर चढ़ती है तो उसको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर ये सब बन भी गया तो हम दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, जब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सामान। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि अगर कोई सा सामान मुंबई से जाएगा, सबसे पहले यूएई में जाएगा, यहाँ पर सामान चढ़ाया जाएगा मुंबई में, पहले जहाज़ में चढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर जो कॉस्ट है, रिसोर्सेज है, वो लगानी पड़ेगी, जिसमें खर्चा ज़्यादा होगा। इसके बाद ये यूएई में उतारा जाएगा, जहाँ पर रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, सामान उतारे जाएंगे, फिर उसको जो है रेलवे ट्रैक पे चढ़ाया जाएगा, रिसोर्सेज खर्चा किया जाएगा, और इसके बाद में जो एनर्जी है वो भी इस्तेमाल की जाएगी। फिर उसके बाद ये रेलवे के ज़रिए जाया जाएगा, जो इकोनॉमिकली ज़्यादा वायबल नहीं है, खर्चा ज़्यादा होगा। फिर ये यहाँ पर जाएगा हाइफा पोर्ट पर। अब हाइफा पोर्ट में रेलवे के ज़रिए माल चढ़ाया जाएगा शिप पर। अब शिप पर चढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर भी जो है रिसोर्सेज लगेंगे, भाई फ्यूल लगेगा, टाइम लगेगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा। फिर उसके बाद ये जाएगा यूरोप की तरफ, शिप में चढ़ाने के बाद जो जहाज़ है यूरोप चले जाएगा, वहाँ पर फिर उतरेगा ये। तो कई बार यहाँ पर सामान उतारा चढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रिसोर्स तो ख़त्म होंगे ही, रिसोर्सेज तो इस्तेमाल होंगे, लेकिन यहाँ पर
पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और फिर अगर इस तरह से लोडिंग अनलोडिंग अगर इसी तरह से चलता रहा, यहाँ पर कई बार दोहराई भी जाएगी, तो यहाँ पर जो सामान की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा वायबल दिखाई देता नहीं है ये। तो यहाँ पर मेरी तरफ से तो ये कहना है कि जो आईमैक जो चीज़ है वो पॉलिटिकली तो यहाँ पर शायद करेक्ट हो सकती है कि हम यहाँ पर एक रास्ता नया खोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वेज नहर है वो कभी कभी ब्लॉक भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक अल्टरनेट रूट की तलाश थी। और जो अल्टरनेट रूट है वो ये हो सकता है, लेकिन जो परमानेंट रूट है वो जो स्वेज नहर वाला है वही यहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिकली यहाँ पर ये मामला है कि यहाँ पर जो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है, जो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं हो पाएगा यार। इसके लिए तो स्वेज नहर का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। और जो केप वाला रास्ता है जो साउथ अफ्रीका तरफ होता जाता है उसमें तो और ज़्यादा खर्चा आएगा। तो सबसे बेहतर यही है कि स्वेज नहर वाला रास्ता जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही लोड करना है और फिर स्वेज नहर के रास्ते से यहाँ पर यूरोप पहुँचा दो और अनलोड भी वहीं पर ही करो जहाँ पर इसकी डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर रास्ते में जो अनलोडिंग है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो आएगी यहाँ पर। तो ये है सारी चीज़। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आईमैक जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से भारत के लिए फ़ायदेमंद तो इतना नहीं है, नुकसानदायक ज़्यादा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।